संजीव, प्रियंका, नेहा, तान्या, साउंड नहीं आ रहा? राहुल। यस सर, आ आ रहा रहा है है। सर। आ, आ रहा है सर। चलो अब देखो। तो अब हम बात करें अपने डाटाबेस की। देखो, अब डाटाबेस के अंदर क्या है हमारे पास। देखो, नाम आप लोगों ने सुने ही होंगे। ओरेकल, ठीक है। माई सिक्वल, ठीक है। वर्क बेंच हो गया, ठीक है। मोंगो डीबी हो गया। एसक्यूएल लाइट हो गया आपके पास। माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर हो गया हमारे पास, ठीक है। आपके पास एक्सेल हो गया, जहां भी डाटा आप स्टोर कर सकते हो, एटसेट्रा। ये सारे क्या है हमारे डीबी पार्ट। बट कंप्लीट डाटाबेस की मैं बात करूं तो दो ही होते हैं, माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर और ओरेकल, ठीक है। यानी कि अगर आप जाते हो गूगल पे, देखो naukri.com पे जाओ। सिंपल, सबसे पहले आप गए, आपने गूगल पे डाल दिया सिंपल डाटाबेस जॉब, बस। क्लियर। प्रेशर ही डाल देते हैं दिस। तो देखो क्या आ गया, मोंगोडीबी, एज्योर, डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर आ रहे हैं सारे हमारे पास दिस। क्लियर। तो इसे ओपन करते हैं हम, जैसे ये देखो, माई सीक्वल एल्गोरिथम बेसिक पार्ट एसक्यूएल डाटाबेस हो गया आपके पास दिस। क्लियर। इसमें गए आपके पास, इसके अंदर भी आपको डाटाबेस क्लिक करो, ऑप्शन मिल जाएगा सब में। क्योंकि डाटाबेस एक ऐसा पार्ट है आपके पास जो कॉल सेंटर से लेके आईटी फील्ड के बैकएंड में काम करेगा ही करेगा। क्लियर। मान लिया डेवलपर हो, कॉल सेंटर में वैल्यू नहीं है डेवलपर की, बट डाटाबेस की तो वैल्यू है। क्लियर। हॉस्पिटल मैनेजमेंट में गए तो डाटाबेस कॉल होगा। यानी कहीं पर भी चले जाओ, डाटाबेस तो मैंडेटरी है। क्लियर। ठीक है। और उसमें देखो डाटाबेस में फ्रेशर के लिए बता रहा है पैकेज। क्लियर। वहीं पे अगर डेवलपर पे जाते तो 3 से स्टार्ट होता फ्रेशर पैकेज। क्लियर। अब क्या कह रहा है, डाटाबेस तो मुझे चाहिए ही चाहिए, साथ में अगर आपको एडिशनल ये आता है तो हमारे लिए ज्यादा बेनिफिट है। भाई एल्गोरिथम हो गए, ऊप्स हो गए, डाटा स्ट्रक्चर हो गया, और आपका फंडामेंटल थोड़ा सा स्ट्रांग हो बस। क्लियर। साथ में एडिशनल ये सर्विस आती है तो ज्यादा बेनिफिट है पैकेज को इंक्रीज करने में। ये देखो सब में सेम वही दिखाएगा। देखो है। हाँ, तो एबिलिटी होनी चाहिए। अभी थोड़ी है कंपनी में, अगर तुम सोच रहे हो तो इस चक्कर में मत बैठना कि शीशा पढ़ ली, माइक्रोसॉफ्ट पढ़ लिया, कंपनी में डेवलपर पोस्ट पे लग गए, कल की डेट में अगर नया कस्टमर आ गया, उसने क्या बोल दिया, मुझे तो डाटाबेस और एक्सेल चाहिए, तो तुम क्या करेगा? वो तुम्हारे चक्कर में नया बंदा नहीं हायर करेगा, वो तुम्हें खुद उस पर काम करना पड़ेगा। पहले का जमाना गया कि अलग अलग प्रोफाइल होती थी, अब एक ही डेवलपर सारे डाटाबेस पे काम करेगा, सिंगल यूजर। नहीं कर सकते, मेल डालो घर जाओ, बस। ठीक है। वो ऑप्शन नहीं है अब। कह रहा है ट्रेनी हो, देखो बैंक पीओ, उसका कह रहा है किस कॉल सेंटर के लिए कह रहा है ये तो हटाओ, ये कॉल सेंटर की है तो। इसमें गए, इसमें क्या कह रहा है, 0 to 5, 3.5 मिनिमम। क्लियर। अब इसके अंदर हम देखें, ठीक है। अब यानी कि जितने भी आपके कॉल सेंटर का डाटा है, सबके अंदर बैकग्राउंड में क्या रहेगा, सिर्फ डीबी, और कुछ नहीं होगा हमारे पास। क्लियर है यहां तक? तो अब यहाँ जितने भी देखोगे ये सब बैंक पीओ के, हटाओ इन्हें, वॉइस डाल देते हैं यहाँ पे। अच्छा डीबीए लिखो, मैं यहाँ डाल देता हूँ डीबीए एडमिन। ठीक है, ये आ गई हमारे पास। देखो एसक्यूएल आ गया हमारे पास, ये सारी जॉब डिस्क्रिप्शन उसकी। यस। क्लियर। ये प्रोफाइल, ये एजुकेशन हमारे पास होनी चाहिए। डिजाइन एंड डेवलप दिस डाटाबेस, यहाँ पे आप जाओगे तो इसके अंदर भी आपको मिल जाएगा डाटाबेस मैनेजमेंट और
डीएमएस, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, यानी हर जगह आपको डीबी का यूज होगा। तो डेवलपर के साथ आप डीबी डेवलपर के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। क्लियर है यहां तक? ठीक है, तो दूसरा ऑप्शन आपका डाटाबेस में एनेबल हो जाता है दिस। क्लियर, ये बीपीओ के लिए है, बट रोल क्या चाहिए? डीबीए, डाटा वेयर हाउस के साथ। क्लियर है यहां तक? ठीक है, चलें आगे। चलो करें स्टार्ट। ठीक है, तो अब जो भी कमांड मैं आपको लिखा रहा हूं उसके अंदर, एक दो कमांड जो भी मैं आपको लिखवाता हूं, उन कमांड को आप अपने ओरेकल, माईसीक्वल, वर्कबेंच किसी भी डाटाबेस के ऊपर टाइप कर देना, सब में सेम चलेंगी, सिर्फ 5 से 10% कमांड चेंज होंगी। क्लियर? ताकि आप 2-3 सॉफ्टवेयर अपने डाउनलोड करो, उस पर प्रैक्टिस कर लो, ताकि रिज्यूम में लिख सको कि एसक्यूएल के अलावा मुझे ये भी आते हैं। क्लियर? करें स्टार्ट। चलो देखो, अब आ जाओ। अब डाटाबेस की हम बात करें, तो अब डाटाबेस क्या है भाई? डाटाबेस मेरी ऑर्गेनाइजेशन की बात करूं, अपनी एप्लीकेशन की बात करूं, उसका इंटरनल पार्ट है जो किसी को विजिबल नहीं होता। क्लियर? कंपनी में सबसे पहले इंटरव्यू 3 रोल का होता है। एक होता है यूआई के लिए आप जा रहे हो भाई, यूजर इंटरफेस यानी ग्राफिक डिजाइनर के लिए आप जा रहे हो, जो उसके लिए आप ग्राफिक डिजाइनिंग के लिए आप लोग पढ़ रहे हो HTML, CSS, बूटस्ट्रैप, एंगुलर। तो एक प्रोफाइल वहां पे अनेबल हो जाएगी। दूसरी प्रोफाइल अनेबल होती है डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, जो अभी पढ़ने जा रहे हो। तीसरी होगी डेवलपर या कोडर, जिसके लिए सी शार्प, ASP.NET, MVC, एडीओ पढ़ोगे। क्लियर है यहां तक? ठीक है, तो डाटाबेस क्या होता है? मेरा इंटरनल पार्ट होता है, किसी को विजिबल नहीं होता। क्लियर? और डाटाबेस की मदद से आप इसके अंदर रोबस्ट एप्लीकेशन बना सकते हो, हैवी एप्लीकेशंस। यानी कि अगर एप्लीकेशन आपकी डायनामिक क्रिएट हो रही है तो यूज डीबी, अगर आपकी एप्लीकेशन स्टैटिक बन रही है तो उसमें डाटाबेस या लॉजिक का कोई रोल नहीं है। क्लियर है यहां तक? तो डाटाबेस में सिर्फ इतना पढ़ेंगे कि डाटाबेस को कैसे डिजाइन किया जाता है और कैसे इंप्लीमेंट होगा। क्योंकि डाटाबेस के अंदर मैं आपको ये नहीं बोल सकता फिक्स रजिस्ट्रेशन ऐसे ही होगा। कस्टमर आपके पास आएगा, अपना सिनेरियो आपको समझाएगा, उस सिनेरियो को आप समझोगे, उसके अकॉर्डिंग डाटाबेस क्रिएट करोगे। क्लियर है यहां तक? ठीक है, क्लियर ऑनलाइन में? तो इस चैप्टर में हमें सिर्फ यस ये सर। मिलेगा कि बेसिक और एडवांस कैसे कॉन्सेप्ट हमें बनाने हैं। और जो भी कमांड पढ़ोगे फिक्स परमानेंट है, अगले 20 से 25 साल तक कोई चेंज, नया वर्जन भी आ जाए तब भी कमांड चेंज नहीं होगी। बस इतना हो सकता है नए वर्जन में जो नई कमांड आई है वो पढ़नी पड़ जाए। क्लियर? बट कमांड चेंज नहीं होगी, फिक्स वही रहेगी। कह रहा है इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे? डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, जहां लिख के आता था डीएमएस। दूसरा पढ़ेंगे डाटा मॉडल कितने टाइप का होता है। तीसरा पढ़ेंगे रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, गूगल पे अगर आप जाओगे तो वहां लिखा होगा RDMS। क्लियर? तीसरा पढ़ेंगे कैसे इसको हमें डिजाइन करना है और कैसे इस पे लॉजिकल पार्ट पे काम करेंगे। क्लियर है यहां तक? अब ये काम करने के लिए सबसे पहले हम पढ़ेंगे डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, जो थियोरेटिकल पार्ट है। इसका प्रैक्टिकल कराया जाता है RDBMS, रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में। क्लियर? कह रहा है इसमें काम करने के लिए सबसे पहले आता है डाटाबेस। भाई डाटाबेस क्या है मेरे पास? भाई डाटाबेस इज अ कलेक्शन ऑफ लॉजिकल रिलेटेड डाटा। आप C ड्राइव में जाते हो, F ड्राइव में जाते हो, कोई भी फोल्डर बनाते हो, भाई बुक नाम से आपने फोल्डर बना दिया, क्या उसके अंदर सॉन्ग स्टोर करोगे? नहीं। माइंड सेट कर दिया बुक है तो बुक ही स्टोर होगी। अगर पंजाबी सॉन्ग लिखा है तो पंजाबी सॉन्ग ही इसमें स्टोर करूंगा, इंग्लिश सॉन्ग उसमें स्टोर नहीं करूँ। क्लियर? तो यानी कि उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन ही आपकी स्टोर होगी। तो डाटाबेस इज अ कलेक्शन ऑफ लॉजिकल रिलेटेड डाटा। इसके अंदर मेन रोल होता है DMS, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है? सिंपली एक छोटा सा सॉफ्टवेयर है बस। क्लियर?
भाई डीबीएमएस क्या है? मेरा एक सिंपली सी एप्लीकेशन कह लो, या मेरा एक छोटा सा सॉफ्टवेयर है। और इस सॉफ्टवेयर के अंदर होता क्या है, जो टास्क मैं इसको प्रोवाइड कर रहा हूं बस उतना ही करेगा। आपने बोल दिया कॉपी करना है तो कॉपी कर लेगा, पेस्ट नहीं करेगा। क्लियर है यहां तक? आपने बोल दिया कॉपी और पेस्ट दोनों करना है तो कॉपी और पेस्ट दोनों करेगा। यानी कि डीबीएमएस इज अ सॉफ्टवेयर रिक्वायर्ड टू परफॉर्म द टास्क ऑफ मेंटेनिंग डाटाबेस। जितना टास्क हम इसको देंगे सिर्फ उतना ही मेंटेन करेगा, उससे ज्यादा ये काम नहीं करेगा और ना ही ये सोचेगा। क्लियर? कह रहे डाटाबेस पे अगर काम करना है तो कुछ बेसिक फंडामेंटल हमें पता होना चाहिए। पहला फंडामेंटल क्या है? डिफाइनिंग स्ट्रक्चर फॉर डाटा स्टोरेज। कोई भी एप्लीकेशन बनाने जा रहे हो उसका मिनिमम स्टोरेज कितना है और मैक्सिमम कितना है ये पता होना चाहिए, नहीं तो कोड सारा ब्रेक हो जाएगा। फ्लिपकार्ट बनाने जा रहे हो, भाई मिनिमम 10 GB का स्टोरेज हमें चाहिए, मैक्सिमम मुझे पता ही नहीं है कि नंबर ऑफ टेराबाइट में कितना डाटा जाएगा, डेली कितने यूजर आ रहे हैं। क्लियर? कि जब भी आप कोई एप्लीकेशन बनाने जाते हो तो आपको यह पता होना चाहिए उस एप्लीकेशन के अंदर करंट कितनी मेमोरी लगेगी और फ्यूचर में कितनी। फ्यूचर का नहीं सोचा तो प्रोग्राम डेवलप नहीं होगा। आपको आईफोन पकड़ा दे बट आईफोन के अंदर इंटरनल 16 GB मेमोरी है बाय डिफॉल्ट, अगर वो दे दे तो कोई लेगा? नहीं लेगा। यानी कि उसके अंदर फ्यूचर में अगर मेमोरी कार्ड एक्सटेंड होगा तो मैं सोचूंगा उसे लेने की। क्लियर? नहीं तो हर बार क्या होगा, हर बार एक नया फोन लेना पड़ेगा। क्लियर? मेन कॉन्सेप्ट है, चाहे ह्यूमन बीइंग की बात करो, नॉन ह्यूमन बीइंग की बात करो, आईटी की बात करो, नॉन आईटी की बात करो, स्टोरेज कितना है। क्लियर? स्टोरेज है तो वैल्यू है, स्टोरेज नहीं है तो वैल्यू नहीं है। क्लियर है यहां तक? लैपटॉप लेने जा रहे हो, सिंपल सा एसएसडी कितनी दे रहे हो, हार्ड डिस्क कितनी दे रहे हो, उसमें स्टोरेज होना मैंडेटरी है। और जब भी ये डिसाइड होगा तो क्या डिसाइड होगा, मैं ये काम करने जा रहा हूं तो फ्यूचर में इतना स्पेस मुझे चाहिए, तो उसी के हिसाब से आप लैपटॉप परचेस करते हो, 1 TB 256 GB सारा कुछ। क्लियर? तो सेम सॉफ्टवेयर के अंदर भी यही है कि आपको पता होना चाहिए जो एप्लीकेशन बनाने जा रहे हो उसमें कितनी मेमोरी यूज करनी है। दूसरा, जब भी हम सॉफ्टवेयर बनाएंगे डीबी का तो किसमें होना चाहिए? मेथड फॉर डाटा मैनिपुलेशन। यानी कि जो भी काम हो टुकड़ों के अंदर हो, एक साथ काम ना हो। आप पूरा डाटाबेस एक टेबल में भी बना सकते हो और उस टेबल को 100 टेबल में भी डिवाइड कर सकते हो, यानी कि जितनी रिक्वायरमेंट है सिर्फ उतना ही डीबी कॉल हो। क्लियर है यहां तक? क्योंकि जितनी बार डाटाबेस को आप कॉल करोगे प्रोग्राम उतना स्लो चलेगा, ये चीज याद रखना। क्लियर? और डाटाबेस के अंदर तीसरी चीज क्या है? सिक्योरिटी। अगर डाटाबेस की सिक्योरिटी है तभी मैं आपसे काम कराऊंगा। कि कोडिंग तो मैं 100 डेवलपर से करा लूं पर सिक्योरिटी डीबी की नहीं रही तो क्या फायदा। क्लियर है यहां तक? भाई 100 बैंक आप ओपन कर सकते हो, बस सारा पैसा कहां पे स्टोर हो रहा है? आरबीआई के पास। सिक्योरिटी वो आपको प्रोवाइड कर रहा है। क्लियर है यहां तक? ठीक है। तो मेन डाटाबेस क्रिएट करते वक्त अगर डाटाबेस सिक्योरिटी आपको दे रहा है तभी मैं आपके साथ जाऊंगा, वरना नहीं जाऊंगा। क्लियर? भाई वेबसाइट तो बार बार हैक हो सकती है, बार बार वेबसाइट डाउन हो सकती है, पर एक बार डाटाबेस हैक हो गया तो फिर तो मेरे पास कुछ बचा ही नहीं। क्लियर है यहां तक? मैं कंपनी का 100 बार रिनोवेशन करा सकता हूँ, 100 बार ग्राफिक चेंज कर सकता हूँ, पर डाटाबेस तो चेंज नहीं कर सकता। क्लियर? डाटाबेस तो फ्लिपकार्ट पे जाते हो, अमेजोन पे जाते हो, डेली देखो नए ऐड चल रहे हैं, नया ग्राफिक चेंज हो रहा है, बट पीछे का जो डाटाबेस है वो तो सेम वही है, सिक्योरिटी पर्पज से। और जब भी डाटाबेस पे काम करो सिक्योरिटी के साथ बैकअप होना जरूरी है, क्योंकि अगर बैकअप नहीं है तो आपको बता रहा हूं एक बार जो कमांड आपने फायर कर दी वापस नहीं आएगी। क्लियर? तो हर एक सेकंड का बैकअप आपके पास होना चाहिए। तीसरी चीज, डाटाबेस के अंदर अगर आप काम करते हो तो कह रहा है प्रोवाइड एंड एफिशिएंट एंड इजी वे स्टोर अपडेट डिलीट। आप कह रहे हैं बड़े आराम से इनकी कमांड को चला सकते हो, कोई लॉजिक सोचने की जरूरत
नहीं है। बस आपको माइंड सेट करना है कि नया यूजर बनाना है तो उसके लिए क्रिएट कीवर्ड होता है, पुराने यूजर के अंदर चेंजेस करने हैं तो एडिट कीवर्ड होता है, यूजर को डिलीट करना है तो डिलीट कीवर्ड होता है। यानी कि सिर्फ कीवर्ड के बारे में पढ़ना है बस, कमांड सारी सेम है। क्लियर? कह रहा है दूसरा, मैनेज इंफॉर्मेशन, जो भी इंफॉर्मेशन आएगी अबाउट यूजर हु इंटरेक्ट विद डीबीएमएस एंड द टास्क दे कैन परफॉर्म। आप अपने अकॉर्डिंग कोई डाटा इसमें कॉल नहीं कर सकते, यूजर के अकॉर्डिंग ही आपको टास्क इसमें परफॉर्म कराना है। क्लियर है यहां तक? क्लियर या कुछ पूछना है बताओ? चलिए आगे। उसके बाद अब आता है डाटा मॉडल। डाटाबेस पे काम करने के लिए मेन रोल होता है डाटा मॉडल। डाटा मॉडल क्या है? डाटा मॉडल इज अ डिस्क्रिप्शन ऑफ डाटा इन अ डाटाबेस। यानी कि मैं सिर्फ उसकी डिस्क्रिप्शन के बारे में बताऊंगा और कुछ नहीं बताऊंगा। मोबाइल नंबर आपने बना रखा है तो उसमें सिर्फ मोबाइल नंबर ही स्टोर हो, यानी इसके नाम से आप समझ जाओगे क्या लिखने जा रहे हो। स्टूडेंट है, भाई स्टूडेंट के डाटा मॉडल क्या बना रहा हूँ मैं? फॉर एग्जांपल स्टूडेंट की आईडी, नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, आधार कार्ड नंबर, उसका केवाईसी। इसके नाम इतने इजी रखे गए हैं यूजर को दिक्कत ना हो। क्लियर? डाटा मॉडल को डिफाइन करने में दो चीज है, एक ऑब्जेक्ट और एक रिकॉर्ड। नाम से समझ आ गया होगा, भाई ऑब्जेक्ट होगा तभी तो रिकॉर्ड चलेगा। क्लियर है यहां तक? सबसे पहले हम बात करते हैं ऑब्जेक्ट बेस्ड लॉजिकल मॉडल। ऑब्जेक्ट काम करता है नेमिंग कन्वेंशन पे। क्लियर है यहां तक? तो अब ऑब्जेक्ट में काम करने के लिए सबसे पहले आता है ई आर मॉडल, यानी कि एंटिटी रिलेशनशिप। कह रहा है ई आर मॉडल व्यू द रियल वर्ल्ड एज अ कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट और एंटिटी एंड रिलेशनशिप अमोंग देम। भाई जो भी आप काम करने जा रहे हो सारा किस पे होना चाहिए? रियल वर्ल्ड बेस्ड। क्लियर? आप स्कूल मैनेजमेंट, ई कॉमर्स का सॉफ्टवेयर बनाने जा रहे हो, भाई सबके कॉन्सेप्ट सेम है हमारे पास, तो रियल वर्ल्ड बेस्ड ही होना चाहिए। ऐसा मत करना स्कूल मैनेजमेंट का सॉफ्टवेयर बनने जा रहा है और गलती से उसमें ई कॉमर्स का डाटा स्टोर कर दो, कोई मतलब नहीं है। भाई आपका माइंड सेट है ई कॉमर्स का मतलब सेल्स एंड परचेजिंग चल रहा है, स्कूल मैनेजमेंट का मतलब स्कूल का प्रोडक्ट चल रहा है, पहले से माइंड सेट करा गया है यूजर का। क्लियर? अब उसके अंदर सबसे पहले आता है एंटिटी। अब एंटिटी क्या है? प्लेस, पर्सन, वो एक्टिविटी जिसका डाटा आप रिकॉर्ड कर सकते हो। क्लियर? एंटिटी मेरे पास दो टाइप की होती है, एक होती है आपके पास डिपेंडेंट एंटिटी और एक होती है इंडिपेंडेंट एंटिटी। ठीक है? अब डिपेंडेंट एंटिटी वो एंटिटी होती है जो दूसरों पर डिपेंड होती है कि बिना उसके मैं काम नहीं कर पाऊंगा। इंडिपेंडेंट एंटिटी वो एंटिटी होती है वो डायरेक्ट काम करती है, किसी की मुझे जरूरत नहीं है। और ये दोनों एंटिटी जब तक तुम जिंदा हो तब भी काम करेंगी, जिस दिन तुम चले जाओगे तब भी काम करेंगी। क्लियर? तो ऐसी कोई तुम्हारे पास एंटिटी है जो सिर्फ तुम्हारे लिए ही वैलिड हो? नहीं है? अरे तेरी, तुम्हारे जिंदा होने पे भी तुम्हारे काम आएगी, तुम्हारे मरने के बाद भी काम आएगी वो, बस वो यूज नहीं कर पाओगे तुम, तुम्हारे बिहाफ पे कोई और यूज करेगा। तो ऐसी कोई एंटिटी, भाई तुम्हारे पास तुम्हारा आधार कार्ड है, यस सर, आधार कार्ड। ड्राइविंग लाइसेंस है, तुम्हारी 10th एंड 12th की तुम्हारी मार्कशीट है, भाई एक बार तुम पास आउट हो गए और जब तक वैलिड है तब तक तो वैलिड है वो, और उसके बाद भी वो वैलिड है, उसका रिकॉर्ड आप डिलीट नहीं कर सकते हो किसी भी हाल में। तो तुम्हारे बिहाफ पे तुम्हारी फैमिली यूज करेगी। जिस दिन तुम एक्सपायर हो जाओगे, मेडिकल ले रखा होगा, तो क्या कहेंगे? उसका डेथ सर्टिफिकेट ले आओ, उसका आधार कार्ड पैन कार्ड ले आओ, बस। ठीक है? तो यानी कि हमारे पास आएगा आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, ये सारी चीजें। ठीक है? अब आपको क्या करना है? आईटीआर फिलिंग करनी है, नया एयरटेल का कनेक्शन परचेज करना है, तो क्या कहते हैं? आधार कार्ड ले आओ, बस आपको नया कनेक्शन मिल जाएगा। आईटीआर फिलिंग करनी है, पैन कार्ड ले आओ और बैंक स्टेटमेंट ले आओ। ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना है,
10th एंड 12th की मार्कशीट ले आओ और अपना आधार कार्ड ले आओ। क्लियर? बिना उसके काम नहीं होगा। क्लियर है यहां तक? समझ आ गया डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट की? अब देखो, तुम्हारे पास आधार कार्ड नंबर है, आधार कार्ड नंबर यूनिक होता है या डुप्लीकेट होता है? एक बार बन गया, दोबारा से री इशू करा सकते हो। यूनिक एड्रेस बता चेंज सकते। करना है, एड्रेस चेंज कर दो, पर नया नहीं बनेगा। क्लियर? एक ही बार क्रिएट होगा। तो एक बार क्रिएट होगा तो क्या कह रहा है? इंडिपेंडेंट एंटिटी। बट जब इसे कोडिंग पार्ट में लिखोगे तो वो क्या होती है? प्राइमरी की। क्लियर? प्राइमरी की क्या हो गई? आधार कार्ड नंबर, पैन कार्ड नंबर, ड्राइविंग लाइसेंस नंबर, स्टूडेंट आईडी हो गया, रोल नंबर हो गया, कॉलेज आईडी हो गया, फीस आईडी हो गया आपके पास, वोटर कार्ड आईडी हो गया। ये सारी क्या है? इंडिपेंडेंट। क्लियर? जिन्हें डाटाबेस अपनी लैंग्वेज में कहता है प्राइमरी की। समझ आ गया? ओनली वन टाइम ही क्रिएट होगी। एम्प्लॉय आईडी हो गई आपके पास। क्लियर है यहां तक? अब एम्प्लॉय आईडी है, जैसे फॉर एग्जांपल अटेंडेंस लगाने गए, वहां पे यूज हो गई, यानी कि एम्प्लॉय आईडी नहीं है तो अटेंडेंस नहीं लगेगी। पीएफ निकालना है, एम्प्लॉय आईडी लेके आओ। कॉर्पोरेट कनेक्शन परचेज करने हैं, एम्प्लॉय आईडी लेके आओ। कोई सिक लीव अप्लाई करनी है, एम्प्लॉय आईडी लेके आओ। भाई एक एम्प्लॉय आईडी मल्टीपल पर्पज से यूज हो रही है, तो वो क्या हो गया? डिपेंडेंट। और डिपेंडेंट एंटिटी को ये अपनी लैंग्वेज में क्या कहता है? फॉरेन की। क्लियर है यहां तक? एक टेबल में एक प्राइमरी की आप अटैच कर सकते हो, एक से ज्यादा फॉरेन की अटैच कर सकते हो। समझ आ गया? क्लियर? तो डिपेंडेंट की बात करो या इंडिपेंडेंट की बात करो, दोनों ही यूनिक होती है। क्लियर है यहां तक? डिपेंडेंट सिर्फ एक बार क्रिएट करी जाती है, और सॉरी इंडिपेंडेंट सिर्फ एक बार क्रिएट करी जाती है। डिपेंडेंट ऑलरेडी क्रिएटेड होती है बट यूज मल्टीपल टाइम करी जाती है। क्लियर है यहां तक? सेम प्लेस पे भी और डिफरेंट प्लेस पे भी। क्लियर है यहां तक? क्लियर है यहां तक? ऑनलाइन में क्लियर? यस सर। यस सर। तो एंटिटी क्लियर है या कुछ पूछना है किसी को? चलें आगे। उसके बाद कह रहा है एंटिटी क्रिएट होने के बाद तीसरा ऑप्शन आता है हमारे पास इसमें, रिलेशनशिप। ठीक है, तीसरा ऑप्शन आता है हमारा इसमें रिलेशनशिप। अब रिलेशनशिप क्या कह रहा है? जैसे हल्का सा डायग्राम में क्या बोलना चाह रहा है? टीचर टीच स्टूडेंट। फेसबुक पे गए, यूजर नेम पासवर्ड डाला, क्रेडेंशियल मैच हुए, लॉगिन हो गया। जीमेल पे गए, यूजर आईडी पासवर्ड डाला, क्रेडेंशियल मैच हुए, इनबॉक्स आ गया। यानी कि हर एक के बीच में क्या है? रिलेशन आ रहा है। हमारे बीच में टीच का रिलेशन आ रहा है, गूगल पे चले गए तो ऑथेंटिकेशन का रिलेशन आ गया। क्लियर? कि जब भी कोई कंडीशन बनानी है तो कंडीशन को कॉल करने के लिए, भाई ऑपरेटर क्या हुआ? ए और बी ऑपरेंड हो गए, बट उस पर कंडीशन लगानी है तो प्लस इज द ऑपरेटर। वो सी शार्प में ऑपरेटर हो गया, और उस ऑपरेटर को मैं यहाँ पे क्या कह रहा हूँ? रिलेशनशिप। कि बिना मेरे तुम्हारा काम नहीं होगा। समझ आ गया? तो जितने भी मेरे रिलेशनशिप होंगे वो किस बॉक्स में होंगे? डायमंड बॉक्स के अंदर। और जितनी भी मेरी एंटिटी होंगी वो किस में होंगी? रेक्टेंगल बॉक्स के अंदर। समझ आ गया? सी शार्प में क्लास का नाम, एंटिटी, रेक्टेंगल बॉक्स के अंदर। क्लियर है यहां तक? चले आगे, या कुछ पूछना है? रिलेशनशिप क्लियर है? तो जब भी ग्राफिकली आपको रिलेशनशिप मिल जाए इस तरीके से तो समझ जाना ये आपका लॉजिकल पार्ट है। क्लियर? भाई यहाँ पे क्या कर दिया? यूजर नेम पासवर्ड चेक करेगा वैलिड है या नहीं। इनवैलिड है तो बाहर जा, वैलिड है तो आगे जा। लाइक इफ और एल्स। इफ, इफ यहाँ पे कॉल करा, कंडीशन यहाँ कॉल कर दी, सही है तो बाहर। यस, क्लियर है यहां तक? अब रिलेशन मेरे पास तीन टाइप के होते हैं, वन टू वन, वन टू मैनी, मैनी टू वन, या फिर मैनी टू मैनी। भाई सिंगल यूजर सिंगल प्रोजेक्ट में एनरोल है, या एक एम्प्लॉय एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है, वन टू वन। एक एम्प्लॉय बहुत सारे प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है, वन टू मैनी। बहुत सारे एम्प्लॉय एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, मैनी टू। वन टू मैनी यानी वो क्या हो गए? सीआरएम, जो दो दो तीन तीन साल के प्रोजेक्ट चलते हैं आपके।
क्लियर है यहाँ तक? मैनी टू मैनी, बहुत सारे एम्प्लॉय, सारे प्रोजेक्ट। यानी कि जैसे जैसे प्रोफाइल बढ़ेगी रिलेशनशिप भी क्रिएट होगा। फर्स्ट टाइम आप जूनियर लेवल पे गए तो 1 to 1 पे काम कर रहे हो, थोड़े सीनियर लेवल पे आए तो 1 to many में डाल दिया तुम्हें उठा के, थोड़ी सी पोस्ट और बढ़ी तब क्या करो, मैनी टू मैनी पे काम करो। बस तुम्हें कॉन्सेप्ट तो लगाना है खाली, डाटा आपका रेडी हो चुका है। क्लियर है यहाँ तक? या इस तरीके से कह लो, एक स्टूडेंट एक कोर्स में एनरोल है, एक स्टूडेंट बहुत सारे कोर्स में एनरोल है, या बहुत सारे स्टूडेंट बहुत सारे कोर्स, या बहुत सारे कोर्सेस में एक स्टूडेंट एनरोल है। क्लियर है यहाँ तक? क्लियर है यहाँ तक? 1 to 1, 1 to many, many to 1, many to many। क्लियर? तीसरा आता है एट्रीब्यूट। सी शार्प में जिसे आप वेरिएबल कहते हो उसको ये क्या कहता है, एट्रीब्यूट। डाटाबेस बनाने जा रहे हो, अब डाटाबेस में एक एंटिटी दे दी एम्प्लॉय, तो एम्प्लॉय की क्या क्या एट्रीब्यूट होंगे भाई? एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय का नेम, एम्प्लॉय का डेजिग्नेशन, एम्प्लॉय का एड्रेस, ये सारे क्या है उसके एट्रीब्यूट जो एंटिटी को बिलोंग करेंगे। क्लियर है यहाँ तक? और जितने भी एट्रीब्यूट रहेंगे किस फॉर्मेट में रहेंगे, एलिप्स फॉर्मेट में, यानी कि अंडे के फॉर्मेट में। क्लियर है यहाँ तक? एलिप्स इस तरीके से होता है, लेबल पेंट में जाना ये होता है, इस फॉर्मेट में रहेंगे आपके पास, जैसे ये एम्प्लॉय, एम्प्लॉय आईडी। अगर तुम्हारे पास रेक्टेंगल फॉर्मेट मिलता है तो ये हो गया तुम्हारा एम्प्लॉय टेबल का नाम। ठीक है, इस तरीके से वो आ जाएगा। समझ आ गया? एम्प्लॉय की आईडी, एम्प्लॉय का नेम, एम्प्लॉय का रोल नंबर, एम्प्लॉय का एड्रेस। समझ आ गया? हाँ बस कॉलम का नाम कह लो इस तरीके से। क्लियर है यहाँ तक? जैसे देखो यहाँ पे लिखा रहा है, और यहाँ पे क्या कह रहा है, कोर्स इज अ एंटिटी। कोर्स के अंदर कुछ लेबल है हमारे पास, कुछ एट्रीब्यूट है, कोर्स कोड, कोर्स कंटेंट, कोर्स का नाम। क्लियर है यहाँ तक? अब देखो, अब हमारे पास आता है सब टाइप। एक होता है सब टाइप, एक होता है सुपर टाइप। सुपर टाइप को हम अपनी लैंग्वेज में इंडिपेंडेंट एंटिटी कहते हैं, सब टाइप को डिपेंडेंट एंटिटी। समझ आ गया भाई? जब तक सुपर टाइप एंटिटी नहीं बनेगी सब टाइप काम नहीं करेगी। आपको कॉलेज की फीस पे करनी है तो एडमिशन लेना मैंडेटरी है। क्लियर? तो क्या कह रहा है, सबसेट इज अ सबसेट ऑफ अनदर एंटिटी। सब टाइप इज ऑलवेज डिपेंडेंट ऑन द सुपर टाइप, यानी कि वो आईडी पहले से ही एग्जिस्ट होनी चाहिए। समझ आ गया? क्लियर? फिर सैलरी का टाइम आ गया तो क्या चाहिए, एम्प्लॉय आईडी। एम्प्लॉय आईडी नहीं है, काम कुछ भी कर लो सैलरी नहीं आएगी। क्लियर? कॉलेज में गए हो, कॉलेज आईडी नहीं है तो सर्टिफिकेट नहीं आएगा। वो पहले से डाटा आपके पास एग्जिस्ट होना चाहिए। क्लियर? अब नीचे देखो छोटा सा एग्जांपल दिखा रहा है, इसको देख के कुछ समझ आ रहा है क्या बताना चाह रहा है? मेरे पास टोटल 3 टेबल है, एक है स्टैंड अलोन, एक है सेमेस्टर और एक है कोर्स। तीनों के पास अपने अपने एट्रीब्यूट है। सेमेस्टर की बात करूं तो सेमेस्टर नंबर, सेमेस्टर ड्यूरेशन, सेमेस्टर का प्राइस। स्टैंड अलोन देखो, कोर्स एक पहली कैटेगरी है कोर्स। कोर्स मेरे पास 2 टाइप के होते हैं, एक होता है सेमेस्टर और एक स्टैंड अलोन। सेमेस्टर मिनिमम 6 महीने चलेगा। स्टैंड अलोन वो कोर्सेज होते हैं जो 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन चलते हैं, जिन्हें हम अपनी लैंग्वेज में कहते हैं शिफ्ट कोर्सेज। क्लियर है यहाँ तक? जो 10 दिन, 15 दिन, महीना, 1.5 महीना बस करना। और सेमेस्टर मिनिमम 6 महीने तो चलेगा ही चलेगा। क्लियर है यहाँ तक? अब ये सिंपल सा, इनके पास कुछ एट्रीब्यूट है, ड्यूरेशन, सेमेस्टर, नेम, कंटेंट, कोड। क्लियर? अब ये कह रहा है आपसे कि अगर मैं स्टैंड अलोन को डिलीट कर दूं तो क्या कोर्स पे कोई फर्क पड़ेगा?
नहीं पड़ेगा। अगर मैं सेमेस्टर को डिलीट कर दूं तो कोर्स में फर्क पड़ेगा? नहीं। हाँ, बट अगर मैं कोर्स को डिलीट कर दूं तो इन दोनों पे फर्क पड़ जाएगा, क्योंकि ये दोनों डिपेंड किस पे है? कोर्स पे। क्लियर है यहाँ तक? आपने एक जावा का कोर्स बना दिया। क्लियर? अब जावा के कोर्स को कुछ पार्ट में डिवाइड कर दिया, खाली कोर पढ़नी है 15 डेज में, स्टैंड अलोन पे चढ़ जाओ। क्लियर? प्रोफेशनल पढ़ना है तो सेमेस्टर पे चले जाओ। क्लियर है यहाँ तक? समझ आ गया? तो यानी कि अगर आपको इस तरीके से डाटा फाइंड करना हो, देखो यहाँ पे एक लाइन दिख रही है छोटी सी, इस लाइन को कहते हैं क्रॉस बार। जब भी डाटाबेस का ग्राफिक डायग्राम आए और ऐसी लाइन तुम्हें दिख जाए तो समझ जाना कोर्स के ऊपर ये दोनों डिपेंड है, कोर्स इनका पेरेंट है। यानी कि कोर्स आईडी मैंने हटा दी तो मार्केट में इन दोनों की कोई वैल्यू नहीं है। क्लियर है यहाँ तक? समझ आ गया? तो इसे हम कहते हैं क्रॉस बार। ठीक है? क्रॉस बार किसके लिए होता है? सुपर टाइप, यानी कि आपकी इंडिपेंडेंट एंटिटी। क्लियर है यहां तक? इज कनेक्टेड टू द रिलेशनशिप विद इन अ लाइन कंटेनिंग अ क्रॉस बार। समझ आ गया या कुछ पूछना बता? क्लियर है यहां तक? क्लियर है ऑनलाइन में? सर अब ये काम करने के लिए हमारे पास क्या आता है? रिकॉर्ड बेस्ड लॉजिकल मॉडल। अभी पढ़ रहे थे हम रिकॉर्ड। ठीक है? अब इसमें क्या कह रहा है? सबसे पहले ये 3 टाइप का होता है रिकॉर्ड हमारे पास: हिरार्की, नेटवर्क, रिलेशनशिप। आप किसी भी हॉस्पिटल में जाते हो, जब फर्स्ट टाइम किसी भी हॉस्पिटल में जाते हो तो क्या दिखता है आपको? मान लो एक नया हॉस्पिटल बन रहा है, ठीक है, आपके घर के आसपास जाते हो तो उसमें क्या दिखता है? कभी गए हो? बिल्डिंग का मतलब ये नहीं कि रोड़ी रेता देखने जा रहे हो वहां पे। आपका एक स्ट्रक्चर बन के रेडी हो चुका है, किसी भी कंपनी के अंदर किसी भी हॉस्पिटल में जाना है तो सबसे पहले कौन मिलता है? गार्ड मिलेगा। ठीक है? तो क्या कहना चाह रहा है ये? सबसे पहले हिरार्की मॉडल। हिरार्की मॉडल क्या कहता है? ट्री ऑफ फॉर्मेट, कि आपको स्टेप बाय स्टेप जाना पड़ेगा। क्लियर? कंपनी में सिंपल सा गार्ड मिला, गार्ड ने रिसेप्शन पे भेजा, रिसेप्शन ने आगे फॉरवर्ड कर दिया। जब किसी हॉस्पिटल में जाते हो, अब आपको तो नहीं पता कौन सा रूम कहाँ पर है, तो हॉस्पिटल इतना बड़ा है, तो वहां पे ग्राफिक साइन बने होते हैं, ओटी के लिए लेफ्ट मोड़ो, इसके लिए यहाँ जाओ, बने होते हैं पूरे। उससे क्या समझ आ जाता है पूरा? वो क्या होता है हमारा? नेटवर्क मॉडल। नेटवर्क मॉडल किस तरीके से होता है? इट इज सिमिलर टू हिरार्की मॉडल, बट वो किस में रिप्रेजेंट होता है? डाटाबेस ग्राफिकली। मैं आपको ग्राफिकली साइन दिखा रहा हूं, उससे ही आप समझ जाओगे यहाँ पे क्या होने जा रहा है। साइन दिखा दिया रेड लाइट का, उसने दे दिया ये तो ओटी रूम है, इसमें परमिशन अलाउ नहीं है। क्लियर है यहाँ तक? उसके साइन से ही आपको समझ आ जाएगा कि हमारे वहां पे काम है या नहीं। क्लियर है यहाँ तक? यानी कि जब भी डाटाबेस बनता है तो उसके बाद क्या आता है? नेटवर्क मॉडल, कि किस में क्या डाटा रखा जाएगा। उसके बाद तीसरा आता है रिलेशनल मॉडल। जब ग्राफिकली डिजाइन हो गया तो फाइनली डाटाबेस को उसमें स्टोर कर दो। क्लियर है यहाँ तक? तो ये 3 हिरार्की चलती है पूरी की पूरी, और तीनों एक साथ चलेगी। क्लियर है यहाँ तक? यानी कि इसके अंदर अगर काम करना है तो सबसे पहले डाटाबेस बनाओगे, डाटाबेस के अंदर स्टोर करोगे टेबल फॉर्मेट, टेबल के अंदर स्टोर करोगे एट्रीब्यूट, और एट्रीब्यूट के ऊपर लगाओगे कि डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट है। क्लियर है यहाँ तक? क्लियर यहाँ तक या कुछ पूछना है बताओ? बोलिए। हो जाएगा या कुछ पूछना है? यहाँ तक हो जाएगा पूरा? सॉफ्टवेयर सबका स्टॉल है। इसके बाद स्टार्ट होगा जितना पढ़ चुके हो थियोरेटिकल पार्ट में उसका प्रैक्टिकल। क्लियर? ठीक है? गूगल पे सिर्फ एक कमांड पढ़ के आना, सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम टेबल का नाम, बस एस्ट्रिक फ्रॉम टेबल का नाम, एक कमांड पढ़ के आना खाली बस।
बाकी का प्रोसेस मैं अपने आप बताऊंगा। ठीक है, एक कमांड डीबी में पढ़ के आना, सिलेक्ट एस्ट्रिक इनटू फ्रॉम टेबल, ऐसे लिख के मिली गूगल पे। मुझे स्टेटमेंट का मतलब बताना बस, और कुछ नहीं पूछना मुझे। इसी स्टेटमेंट में पूरा यानी कि 70% एसक्यूएल आ जाए, यानी कि इस स्टेटमेंट को हम कितने तरीकों से डिवाइड कर सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। और दूसरा टॉपिक क्या पढ़ के आओगे? डीडीएल क्या होता है इसके अंदर, डीएमएल क्या होता है, डीक्यूएल क्या होता है, डीसीएल क्या होता है, इनको पढ़ के आना। क्लियर है यहाँ तक? और फिर स्टार्ट करेंगे इसका प्रैक्टिकल। ठीक है, कल लैपटॉप अगर कैरी करना चाहते हो तो अपना लैपटॉप कैरी कर लेना, एक स्टेटमेंट चला के देख लेना कि कैसे रन हो रही है आपके पास। क्लियर है यहाँ तक? क्लियर है यहाँ तक? ऑनलाइन में क्लियर? तो इसको पढ़ के आना कल। यस सर। और एक बार बता दीजिए कि ये सॉफ्टवेयर जो इंस्टॉल है तो मतलब कैसे पता चलेगा कि अगर इंस्टॉल है कि नहीं सॉफ्टवेयर सिस्टम में। इंस्टॉल है, टाइप करना एसक्यूएल। किसी के पास 14 होगा, किसी के पास 18 होगा, किसी के पास 19 होगा, किसी के पास 12 होगा, किसी के पास 10, जो भी आपने डाउनलोड करा है। सिर्फ कलर चेंज होगा खाली, और चेंज नहीं होगा। इस पे क्लिक करना, एसक्यूएल सर्वर 2014 मैनेजमेंट स्टूडियो, एसक्यूएल सर्वर 2019 मैनेजमेंट स्टूडियो। क्लियर? क्लिक करना। तो इस तरीके से ऑप्शन आ जाए। कल फिर हम थ्योरेटिकल पार्ट हल्का सा देखेंगे, सर्वर टाइम कि इनके अंदर नौकरी के लिए क्या क्या ऑप्शन मिलेंगे। आपने सुना भी होगा कि कोई पर्सन है रिपोर्टिंग पे काम कर रहा है, एनालिस्ट पे काम कर रहा है, सुने भी होंगे, इंटीग्रेशन पे काम कर रहा है, डाटा वेयर हाउस पे काम कर रहा है। यही पार्ट है, यही प्रोफाइल है अलग अलग जॉब की। इसके अंदर आपको मल्टीपल ऑप्शन मिलेंगे जॉब के लिए। क्लियर? इसमें आपको डाटा वेयर हाउस की जॉब मिल जाएगी, डाटा एनालिस्ट की जॉब मिल जाएगी, ठीक है, डाटा इंटीग्रेशन की जॉब आपको उसमें मिल जाएगी, ठीक है, या फिर डाटा की रिपोर्टिंग तैयार करनी है आपको, उसकी जॉब मिल जाएगी। क्लियर? तो उसमें मल्टीपल ऑप्शन है नौकरी के आपके पास। ठीक है, और सबके अंदर फिक्स कमांड है, चेंज नहीं करनी है। क्लियर? तो कल देखेंगे वो कमांड कैसे कॉल हो, वो कमांड को क्या कहते हैं, डीडीएल डीएमएल, और साथ में पढ़ेंगे सर्वर टाइम। ठीक है, सारी इंफॉर्मेशन फिल होके आ जाएगी तुम्हारे पास। फिल होने के बाद कनेक्ट पे क्लिक करना, कंट्रोल एन प्रेस करना। व्हाइट स्क्रीन अगर आ गई तो उसका मतलब काम हो रहा है। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, क्लियर? समझ आ गया? क्लियर है ऑनलाइन में? यस सर। ठीक है, तो सॉफ्टवेयर अपना इंस्टॉल कर लो दिस। कल से स्टार्ट करेंगे इसका प्रैक्टिकल। क्लियर है यहाँ तक? और इतना मैं बता दूं, जब डाटाबेस स्टार्ट करोगे तो शीशा की तरह नहीं है कि एक क्लास पढ़ ली, इसकी 1 घंटे में कम से कम 30 से 35 कमांड चल जाएगी। हाँ ऐसा है इसके अंदर। ठीक है, कमांड छोटी छोटी है तो कमांड का मीनिंग क्लियर होना चाहिए। नोट अगर आपको साथ साथ करना है, अपना डेफिनेशन साथ साथ कॉपी में नोट्स बनाना स्टार्ट कर देना। घर के लिए वेट मत करना, घर के लिए वेट करा तो डीबी नहीं पढ़ पाओगे। क्लियर? साथ साथ अपने कॉपी में नोट्स बनाना स्टार्ट कर दो, हिंदी इंग्लिश में, जो तुम्हें समझ आ रहा है। ठीक है, चलो तो फाइल में करता हूँ आपको शेयर। ठीक है।